अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेक्चर में हमने ईसीजी को पढ़ना है और इसका बहुत ही शॉर्ट लेक्चर है। मैंने बिल्कुल शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन बस इसका आपको दे रहे हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका पूरा होल रिव्यू करेंगे कि ईसीजी क्या है और जब डिजीज़ कंडीशन होती है तो उसमें ईसीजी पर क्या फ़र्क पड़ता है। एक्चुअली ईसीजी क्या है और कुछ हमारे पास ऐसे टर्म्स हैं जो कि हमें बहुत कंफ्यूज रखती हैं ईसीजी के मतलब। सबसे पहले है electrocardiography, then electrocardiograph, then electrocardiogram, then electrocardiographic grid। सो ये जो टर्म्स हैं ये हमें बहुत कंफ्यूज करती हैं कि एक्चुअली डिफरेंस क्या है, इन सब में क्या क्या है। सो आज इस लेक्चर में मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट और बिल्कुल ही इजी तरीके से समझाऊंगी जिससे आपको ये सारे टर्म्स याद रहेंगे और कभी आप इनको नहीं भूलेंगे। सो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी मीन ईसीजी। ये क्या है? एक टेक्निक है बाय द विच इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ द हार्ट इज स्टडीड। एक्चुअली मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया है कि हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है वो सारा एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भी है, क्योंकि हमारा हार्ट एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ही प्रोड्यूस कर रहा है और वही सिग्नल्स ही हार्ट को कंट्रैक्ट और रिलैक्स करवा रहे हैं। सो इस वजह से अगर हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं ईसीजी, और इस ईसीजी के ज़रिए हम ये डायग्नोस करते हैं कि इस पेशेंट का हार्ट नॉर्मल वर्क कर रहा है या अबनॉर्मल वर्क कर रहा है। सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की ये टेक्निक हमें ये बताती है कि ये पेशेंट हार्ट का मरीज़ है या नहीं है। तो ये टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और इसकी डिस्कवरी किसने की? इसकी डिस्कवरी की है डक फिजियोलॉजिस्ट, दैट इज़ ई विलियम। ये फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। इसी ने ही इस टेक्निक को डिस्कवर किया और सारा इसके ऊपर वर्क किया है फर्स्ट टाइम, और इसी ने ही इसको इंट्रोड्यूस करवाया है। Now, what is electrocardiograph? Electrocardiograph is an instrument by the which electrical activities of the heart is recorded. ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का जहाँ भी वर्ड आए, ठीक है, ग्राफी एक तो वर्ड है। जब भी आपने याद रखना है अपने दिमाग में ये चीज़ कि जब भी किसी एंड टर्म के अंदर एंड पर वाई आ जाए तो इस मीन कि वो कोई टेक्निक का नाम है, वो कोई टेक्निक है जिससे हम स्टडी कर रहे हैं। और अगर कोई ग्राफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का वर्ड आ जाए मीन कि वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए से हम लोग पता लगा सकते हैं कि पेशेंट की क्या कंडीशन है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मीन एंड में क्या आ रहा है? एम आ रहा है। एंड इसको हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ईसीजी से भी करते हैं और ईकेजी से भी करते हैं। अब ईकेजी मैं क्यों यूज़ कर रही हूँ इसका मैं आपको आगे बताती हूँ। एक्चुअली की रिकॉर्ड है ग्राफिकल रजिस्ट्रेशन का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द हार्ट। मीन क्या है कि अगर आप एक हार्ट पेशेंट है, सपोज करने आपके पास एक हार्ट पेशेंट आता है, आप उसकी पहली ईसीजी करवाते हैं, इस तरह ईसीजी का ग्राफ आता है, ठीक है। आप नोट करते हैं, आप उन्हें बताते हैं, आप डायग्नोस करते हैं कि आपको हार्ट की तकलीफ़ है, और जो भी हार्ट का डॉक्टर होता है उनको पता लग जाता है इस ईसीजी ग्राफ को ही देखकर कि इस पेशेंट के हार्ट के किस पार्ट में डिजीज़ है। बीन वो हार्ट का जो डॉक्टर होगा वो फ़ौरन डायग्नोस कर लेगा कि इस पेशेंट का आर्टरिया में कोई प्रॉब्लम है, या ईसीजी को ही देखकर वो डॉक्टर ये बता सकता है कि आपके वेंट्रिकल के एरिया इफेक्टिव है। सो जोन से भी पार्ट इफेक्टिव होगा वो इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की मदद से हमें पता लग जाएगा कि क्या चीज़ जो है वो हमारी इफेक्ट हुई है। तो अब इस तरह एक ईसीजी का हम पूरा रिकॉर्ड बनाते हैं। मीन जब पेशेंट पहले विजिट पे आया और उसने एक ईसीजी करवाई तो पहला रिजल्ट ये था। दूसरी दफ़ा जब पेशेंट आया हमने उसकी कंडीशन देखी तो उस वक्त इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये आया। फिर हम तीसरी दफ़ा ईसीजी करवाई और उसका रिज़ल्ट ये आया। सो हमें इस तरह से हमें कंपेयर करना इजी हो जाता है कि इस वक्त पेशेंट की हार्ट की कंडीशन कैसे जा रही है। पहले उसका हार्ट नॉर्मल वर्क कर रहा था, आहिस्ता आहिस्ता अब उसमें एबनॉर्मलिटी बढ़ती जा रही है। सो हम पेशेंट को अलर्ट कर सकते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक है ना। सो ये डॉक्टरों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है कि वो इजीली कंपेयर कर लेते हैं और वो पेशेंट को इजीली बता देते हैं कि आपकी ये कंडीशन है, और इसी हिसाब से अगर वो ट्रीटमेंट उसका होता है तो वो उसका ट्रीट भी करते हैं। सो इसलिए हमारे पास होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और ये ड्राइव हुआ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से, के से,
ठीक है ना। सो जो हमारे पास एंशियंट टेक्निक्स थी उसमें हम लोग के से इसे कहते थे, ई के जी कहते थे। ये अब न्यू टेक्निक्स में हमने इसको के को सी की जगह रिप्लेस किया है और ये न्यू टेक्निक में हम इसको ई सी जी कहते हैं। पहले हम इसे ई के जी कहते थे। अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक ग्रिड क्या है? एक्चुअली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक ग्रिड एक पेपर है जिस पे हम ईसीजी को नोट करते हैं। ठीक है, जो पेपर आता है जिस पे हम ईसीजी की सारी वेव्स को नोट डाउन कर रहे होते हैं। ये एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती हैं और रेगुलर इंटरवल पे होती हैं, जो 1 मिलीमीटर के हर रेगुलर इंटरवल पे ये दी गई होती है। और एवरी 5th लाइन जो होती है वो इसमें थिकंड होती है और वो 5 मिलीमीटर की लाइन होती है। ठीक है ना। सो उसकी वजह से हमें बहुत आसानी हो जाती है, हमें ये डायग्नोज करना आसान हो जाता है कि हार्ट में क्योंकि अबनॉर्मलिटी है। अब फॉर एग्जांपल कि ये जो पी वेव है हमारी ये इस तरह आ रही है। ठीक है, अब जो भी हार्ट पेशेंट होगा या कोई भी होगा उसका हो सकता है पी वेव थोड़ी सी नीचे हो। सो उस पी वेव का जो थोड़ा सा एम्पलीट्यूड जो कम हुआ है उसको डायग्नोज करने के लिए इन वर्टिकल्स और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है इनका होना बहुत ज़रूरी है। और ये लाइंस कितने फासले पर हैं? 1 मिलीमीटर के फासले पर होती हैं। और 5th लाइन जो होती है वो थिकन होती है, क्योंकि 5th लाइन का थिकन होना भी ज़रूरी है। अब यूजेस क्या हैं ईसीजी के? ये तो पहले से आपको बताया कि ये डिटरमाइन कर रहा है, ये डायग्नोज कर रहा है हमारे हार्ट रेट को। ये बता रहा है कि इस पेशेंट में हार्ट रेट ज़्यादा है, इस पेशेंट में हार्ट रेट कम है। सो हार्ट रेट ज़्यादा होने के लिए भी एक स्पेसिफिक वर्ड है जिसे हम ट्रैकीकार्डिया कहते हैं। और हार्ट रेट अगर कम हो रहा है किसी पेशेंट में तो हम उसको क्या कहते हैं? ब्रेडिकार्डिया। हार्ट की रिदम कैसी है, हार्ट हमारा किस तरह पंप कर रहा है, उसकी साउंड कैसे है? लब ढप लब ढप लब ढप। सो किसी पेशेंट में ये रिदम का मसला होता है, रिदम सही तरह से नहीं आ रही होती है या रिदम में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो उसे डायग्नोस हम कर सकते हैं। हार्ट अटैक को हम डायग्नोस कर सकते हैं। एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के देख सकते हैं कि क्या है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि हमारा जो एसए नोड है वही रिस्पॉन्सिबल है पूरे हार्ट की एक्टिविटीज़ और ये जो एक्शन पोटेंशियल है इसके प्रोडक्शन का। लेकिन क्या होता है कि बाज़ औक़ात हमारा एसए नोड ख़राब हो जाता है, वीक हो जाता है। जब एसए नोड ख़राब होता है तो हमारा दूसरा नोड जो है एवी नोड, वो अपना काम वो इस एसए नोड का सारा काम खुद संभाल लेता है। सो इस तरह हम लोग कोई भी अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है, एक नॉर्मल जो सीक्वेंस है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का, अगर उसमें थोड़ा सा भी अगर एबनॉर्मलिटी आ गई है तो उसे डिटेक्ट हम कर सकते हैं ईसीजी के ज़रिए। ठीक है ना। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट है उसका ईसीजी आया और उस ईसीजी में ये पी वेव नहीं है, सो हम फ़ौरन डिटेक्ट कर लेंगे कि उसके आर्ट्रिया में कोई प्रॉब्लम है, उसके एसए नोड में या एवी नोड में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है। ज़्यादातर एसए नोड में ही प्रॉब्लम होगा अगर पी वेव एब्सेंट होगी। इसी तरह अगर हमारे पास टी वेव एब्सेंट होती है या क्यू आर एस कम्प्लेक्स, ये वाला जो कम्प्लेक्स होता है हम इसे क्यू आर एस कम्प्लेक्स कहते हैं, अगर ये किसी में एब्सेंट है तो हम फ़ौरन डिटेक्ट कर लेंगे कि इस पेशेंट का वेंट्रिकल में कोई ना कोई प्रॉब्लम है और इस पेशेंट में जो वेंट्रिकल है वो सही तरह से उसमें पास नहीं हो रहा, मीन कहीं बंडल ऑफ हीज में या परकंजी फाइबर में थोड़ा सा एबनॉर्मलिटी शो हो रही है। सो ये बहुत ज़्यादा हमें इजी वे हो जाता है कि हम डिटेक्ट कर लेते हैं फ़ौरन कि किस जगह एबनॉर्मलिटी आ रही है। फिर हम पुअर ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स भी डिटेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ब्लड फ्लो होगा मसल्स से तभी तो वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे ना। और कॉर्नरी आर्टरी डिजीजेस, ठीक है। व्हाट इज़ कॉर्नरी आर्टरी? एक्चुअली हमारे हार्ट के बाहर, ये फॉर एग्जांपल हमारा हार्ट है और इस हार्ट के बाहर हमारे पास काफ़ी जो होती है वो आर्टरीज़ होती हैं। क्यों? क्योंकि हार्ट को खुद भी आर्टेरियल या ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई की ज़रूरत होती है। सो ये कॉर्नरी आर्टरी का फंक्शन यही होता है कि उसने इस हार्ट को ब्लड सप्लाई करना होता है। सो अगर इस आर्टरी में कोई डिजीज़ हो गई है तो वो भी हम ईसीजी के ज़रिए हम लोग फ़ौरन डिटेक्ट कर सकते हैं। अब नॉर्मल ईसीजी किस तरह है? वो इस तरह होती है। ये ईसीजी का ग्राफ है, इसमें सबसे पहले हमारे पास ये पी वेव आती है जो आर्टेरियल कंट्रैक्शन को शो करती है। यहाँ पर मिलीवोल्ट है और यहाँ पर टाइम और सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, ये पी वेव आर्टेरियल की कंट्रैक्शन को, फिर उसके बाद थोड़ा सा डीपोलराइजेशन कर्व नीचे जाती है, फिर अचानक से राइज आता है डीपोलराइजेशन, फिर रीपोलराइजेशन और फिर नॉर्मल्स पे आ जाती है, फिर टी वेव आती है हमारे पास। सो ये जो क्यू आर एस कम्प्लेक्स है हमारा, ये हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को शो करता है।
फिर टी वेव आ जाती है जिसमें वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाते हैं, और फिर हमारे पास दोबारा पी वेव, फिर क्यू आर एस कम्प्लेक्स बन रहा है, फिर टी वेव बन रहे हैं। सो ये आर टू आर इंटरवल इसे कहते हैं। पी आर इंटरवल पी और आर के दरमियान, क्यू एस इंटरवल क्यू एस के दरमियान, क्यू टी इंटरवल क्यू टी के दरमियान। अब पी वेव आर्ट्रियल कम्प्लेक्स को शो कर रही है, और ये कितने देर का लिए होता है? 0.1 सेकेंड के लिए। कितनी देर के लिए? 0.1 सेकेंड के बाद ये ख़त्म हो जाता है। आर्ट्रियल इसमें एक्चुअली क्या हो रही है? डीपोलराइज हो रही है, और जहाँ पर भी आपको मसल्स में, आपको हार्ट के मसल्स में, आपको स्मूथ मसल्स में, आपको कार्डिक मसल्स में, आपको स्केलेटन मसल्स में, जहाँ पर भी डीपोलराइजेशन का लफ्ज़ नज़र आए ना, तो आपने फ़ौरन क्लिक करना है कि डीपोलराइजेशन जहाँ हो रही है वहाँ पर कंट्रैक्शन होगी। चाहे वो आर्ट्रिया में डीपोलराइजेशन हो रही है, आप फ़ौरन कहेंगे आर्ट्रिया कंट्रैक्ट कर रहे हैं। जहाँ अगर वेंट्रिकल डीपोलराइज हो रहे हैं तो आप फ़ौरन क्लिक करके कहेंगे जी यहाँ पर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो पी वेव का ड्यूरेशन आपने याद रखना है कि 0.1 सेकेंड के लिए होता है। अब क्यू आर एस कम्प्लेक्स क्या है? वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। यहाँ पर वेंट्रिकल डीपोलराइज हो रहे हैं, मीन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और आर्ट्रियल रीपोलराइजेशन हो रही है, मीन्स अब आर्टरी ने देखें, आर्टरी ने रीपोलराइजेशन का प्रोसेस करना है। डीपोलराइजेशन के बाद क्या होता है? रीपोलराइजेशन। सो उसने नॉर्मल कंडीशन पे बैक आना है, तो उस नॉर्मल कंडीशन पे रिटर्न कौन करवा रहा है हमें? यही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में ही आर्ट्रियल रीपोलराइज हो जाता है। ठीक है, और टी वेव, और इसका ड्यूरेशन है 0.08 से 0.1 सेकेंड तक। और जो टी वेव है ये वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन है, मीन वेंट्रिकल दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ रहे हैं, रिलैक्स स्टेट पे आ रहे हैं। सो इसका ड्यूरेशन 0.2 सेकेंड्स का होता है। ओके, नाउ रिमेंबर इट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर पी वेव। पी वेव कितनी ड्यूरेशन का है? 0.1। और टी वेव इसका डबल हो जाएगा 0.2 सेकेंड। ठीक है, ये याद करने के लिए मैं बता रही हूँ। और जो क्यू आर एस कम्प्लेक्स है इसमें रेंज है, क्योंकि ये खुद इतना बड़ा रेंज है, तो इसमें रेंज 0.08 सेकेंड से लेकर 0.01 सेकेंड तक की रेंज है इसके अंदर। ठीक हो गया, ये याद करने का तरीका था। अब बिटवीन डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन देयर इज अ डिले ऑफ 0.25 टू 0.35 सेकेंड्स। ये बहुत अहम पॉइंट है। क्यों ये डिले हुआ, इसकी रीज़न अब हम देखते हैं। एक्चुअली क्या है कि हमारा ये हार्ट है, हमारे हार्ट में सबसे पहले हमारा ब्लड जो होता है ये हमारे आर्ट्रियम में फिल होता है, फिर ये ब्लड, ये कस्पेट्स खुलते हैं और ये ब्लड हमारा वेंट्रिकल्स में एंटर होता है। ठीक है, अब सबसे पहले ब्लड ने फिल हुआ आर्टरीज के अंदर, आर्टरीज पहले रिलैक्स थी, ब्लड फिल हुआ, आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ये कस्प खुलेंगे और ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाएगा। वेंट्रिकल्स उस वक्त रिलैक्स होंगे, फिर जैसे ब्लड की फिल हो जाएगा वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ब्लड पंप आउट हो जाएगा। ठीक है, अब डिले क्यों किया हमने? ठीक है ना, आर्ट्रियल की डीपोलराइज, सबसे पहले आर्ट्रिया क्या हो रहे हैं? डीपोलराइज हो रहे हैं। ठीक है जी, डीपोलराइज हो गए, मीन आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर आ गया। अब आर्ट्रियल रिपोलराइज हो जाएंगे, वेंट्रिकल्स डीपोलराइज हो जाएंगे, वेंट्रिकल डीपोलराइज हुए और फिर रिपोलराइजेशन का प्रोसेस होगा। सो अब इसके डीपोलराइज होने में और इसके रिपोलराइज होने में थोड़ा सा डिले आ जाता है, और ये डिले भी बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारा जो आर्ट्रिया है ना, इसने क्योंकि ब्लड फिल करना होता है, अगर ये फ़ौरन डीपोलराइज होने के बाद फ़ौरन ही रिपोलराइज हो जाएगा तो क्या होगा कि ब्लड को फिल होने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले अच्छी तरह यहाँ से भी ब्लड ने इधर पूरा फिल होना है, क्योंकि इधर से भी सारे ब्लड ने पूरा इधर फिल होना है और फिर पूरी बॉडी में उस ब्लड ने सर्कुलेट करना है। सो इस वजह से पूरा ब्लड फिल करने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, और वो टाइम इसी डिले से मिलता है। ये जो डिले हो रहा है हमारा इतने सेकंड्स का, इतने ही सेकंड्स का डिले हमारे लिए बहुत एफिशिएंट है, क्योंकि इस डिले की वजह से ही हमारा ब्लड जो है वो पूरा वेंट्रिकल्स में अच्छी तरह फिल हो जाता है और फिर बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए तैयार हो जाता है। सो ये डिले इस वजह से होता है। अब एम्पलीट्यूड कितना है पी वेव का, क्यू आर एस वेव का और टी वेव का? एम्पलीट्यूड मीन ये हाई कितनी है, इनकी लेंथ ऊपर से कितनी है। पी वेव की 0.1 से 0.12 तक है। क्यू आर एस की, क्यू की जो वो होती है हमारी एम्पलीट्यूड, वो होता है 0.1 से 0.2, आर का होता है 1 और एस का होता है 0.4 और टी का है 0.3 तक का।
ठीक है। सो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि हमने इन्हीं से ही अंदाज़ा लगाना है। अब किस तरह होगा, इस तरफ हमारा एम्पलीट्यूड होगा, ये एम्पलीट्यूड होता है इस तरह। सो पी वेव कहाँ तक होगा, ये देखें, ये यहाँ पर हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे लगी हुई होगी, मैं आपको डॉटेड लाइन में शो कर देती हूँ इस तरह, और इसकी वैल्यू आएगी 0.1 से 0.12 तक, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो क्यू वेव है, क्यू वेव यहाँ तक ऐसे आ रही है, ठीक है। ये डॉटेड लाइन और क्यू की जो वैल्यू है वो 0.1 से 0.2 तक आ रही है, ठीक है। फिर आर की वैल्यू 1 है और एस की वैल्यू हमारे पास 0.4 और टी की वैल्यू 0.3 आ जाती है, ठीक है। अब ये याद करें, पी वेव कहाँ तक है, 0.1 से 0.12 तक। क्यू वेव कहाँ है, 0.1 से 0.2। आर 1 है, जो एस है वो हमारे पास 0.4 है और फिर टी 0.3 आ जाता है, ठीक है। तो ये ईसीजी का हमारा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था। अब हम रिवाइज कर लेते हैं। जहाँ पर मैंने कहा कि एंड में वाई आएगा तो वो किसको शो करेगा, टेक्निक को। मीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इज अ टेक्निक टू स्टडी व्हाट, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। डिस्कवर किसने किया, ई विलियम ने, और वो कौन था, फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और वो था डक फिजियोलॉजिस्ट। नाउ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जहाँ पर एच एंड में आ जाए, मीन वो क्या है, इंस्ट्रूमेंट है हार्ट की एक्टिविटी को डिटेक्ट करने का। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मीन ग्राम है, वो पूरा रिकॉर्ड है एक चीज़ का, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है पूरी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का। फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक ग्रिड का बात आ जाए तो वो पेपर है जिस पे हम सारी ईसीजी को रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर मैंने आपको बताया कि ईसीजी के पेपर पे क्या होता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस है 0.01 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे होती हैं, और फिफ्थ जो लाइन है वो थोड़ी थिक होती है। फिर मैंने इसकी यूजेस आपको बताया कि ये बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डिटरमाइन करने के लिए और डायग्नोस करने के लिए वेरियस हार्ट अटैक को, हार्ट रेट को, हार्ट रिदम को, और एबनॉर्मेलिटी की जो आ जाती है हमारे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में, पुअर ब्लड फ्लो हो रहा है अगर हमारे हार्ट के मसल्स के पास, और अगर कोरोनरी आर्टरी में कोई डिजीज़ है तो वो डिटेक्ट हो जाती है। तीसरी चीज़ हमने करेक्टरिस्टिक्स देखे, नॉर्मल ईसीजी के कैसे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्योंकि अगर हमें नॉर्मल बिहेवियर का पता होगा तो ही हम देख सकेंगे कि डिजीज़ कंडीशन में क्या चेंजिंग्स आ रही हैं। फिर हमने पी वेव का देखा, क्यूआरएस वेव का देखा, हमने टी वेव का देखा, इनके ड्यूरेशन को देखा। हमने कहा कि पी वेव 0.1 है, क्यूआरएस 0.08 से 0.1 है, टी वेव हमारे पास कितनी है, 0.2 सेकेंड्स के लिए। डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, और डिले है जो कि 0.02 से 0.35 का डिले है। और हमारे पास फिर हमने उनकी एम्पलीट्यूड को देखा कि 0.01 से 0.12 तक है। फिर क्यू की एम्पलीट्यूड देखी, आर की देखी, एस की देखी, और फिर टी की देखी। सो ये एम्पलीट्यूड और ड्यूरेशन को जो याद करना है ये आपने ज़रूर याद करना है, इनको आपने जो है वो इग्नोर नहीं करना है क्योंकि ये पूछी जाती हैं। और अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आपको बिल्कुल इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, इनको अच्छी तरह आप रट लें, और कोई अगर एक अच्छा सा निमोनिक्स बना लें ताकि ये आपको याद रह सके, ठीक है। मैंने भी कोशिश किया कि आपको मैं ये याद करवा सकूं। आई होप दैट यू विल लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।